नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में। तो हमने कल थॉर्नडाइक के बारे में, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उस पर कल हमने चर्चा की थी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स, बीएड एंट्रेंस एग्जाम है और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, इनमें जिसमें भी लर्निंग थ्योरीज आती हैं, सीडीपी आता है, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ, इससे आपको प्रॉफिट मिले, इससे आपको एग्ज़ाम में आपको सहायता मिलेगी। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ पावलोव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रतिपादक इस थ्योरी के कौन है? इवान पावलोव। पावलोव का पूरा नाम, जो पावलोव थे, यह एक रूसी शरीर वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट जाने जाते हैं। 1904 में पाचन क्रिया पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार इनको जो है प्रदान किया गया था। अब हम देखेंगे सिद्धांत के अन्य नाम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अन्य नामों को देख लेंगे हम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी। हम देखेंगे इनके पावलोव के मूल सिद्धांत के मूल विचार उनका क्या था। तो पावलोव का कहना था कि जब किसी तटस्थ कृत्रिम उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। जब पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो अपना एक डॉगी पर किया था। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। तो चलिए देख लेते हैं इनके पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को, उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है। तो जो पावलोव ने क्या किया था, एक डॉगी था, ये डॉगी है मान लीजिए, इसके सामने भोजन जब लेकर आते थे तो डॉगी की लार टपकने लगती थी। पावलोव ने देखा कि जब भोजन लेकर आते हैं तो डॉगी की लार टपकने लगती है। फिर उन्होंने क्या किया, एक घंटी लेकर आए, उन्होंने घंटी बजाई। जब घंटी बजाई तो डॉगी की लार नहीं टपकी। जब भोजन लेकर आए केवल तो डॉगी की लार टपकी, जब घंटी लेकर आए तो लार नहीं टपकी। ऐसे ही देखते पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने एक दिन जो डॉगी था उसके सामने पहले घंटी बजाई, फिर भोजन लेकर आए, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन लेकर आए, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन लेकर आए। तो ऐसे जब वो करते गए बार बार, तो उन्होंने देखा कि जो डॉगी था उसके माइंडसेट हो गया कि जब घंटी बजती है फिर भोजन आता है, जब घंटी बजती है फिर भोजन आता है, जब घंटी बजती है फिर भोजन आता है। तो डॉगी ने फिर, जब पावलोव ने एक टाइम बाद क्या किया, डॉगी के सामने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं लेकर आई। तो लेकिन उन्होंने देखा पावलोव ने कि जब घंटी भोजन के साथ देने के बाद केवल घंटी बजाने पर ही डॉगी की लार जो है कि टपकने लगती थी। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तटस्थ उद्दीपक सीखने के बाद प्रभावी बन सकता है। वातावरण व्यवहार को प्रभावित करता है। पुनरावृत्ति आवश्यक है, यानी कि रिपीटेशन आवश्यक है। जब उन्होंने बार बार घंटी बजाई और बार बार उसके साथ भोजन लेकर आए, तभी जो कुत्ता था उसके दिमाग में यह माइंडसेट जो है उसका बन पाया। तो वह इस बात को तभी सीख पाया कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे रिएक्ट करना है। हम देख लेते हैं अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं? तो सबसे पहले समय, विलंब, अभ्यास, अभिप्रेरक और बाहरी रुकावटें। यानी कि समय से अगर घंटी बजेगी और समय अगर घंटी बजा दी 1 घंटे पहले और भोजन लेकर आ रहे हैं 1 घंटे बाद, तो यह उतना प्रभावी नहीं रहेगा। विलंब, जैसा मैंने बताया कि 1 घंटे बाद अगर भोजन लेकर आएंगे तो उतना ज़्यादा प्रभावी यह नहीं रहेगा। अभ्यास, बार बार इस चीज़ का अभ्यास कराना जरूरी है कि घंटी बजाओ फिर भोजन लेकर आओ, घंटी बजाओ फिर भोजन लेकर आओ। ऐसे ही हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में भी देख सकते हैं कि हमें बार बार बच्चों को अभ्यास कराने की ज़रूरत पड़ती है। अभिप्रेरक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को जब हम कोई काम कराते हैं, बच्चों को ए लिखना सिखाते हैं, बच्चा अगर ए लिख लेता है तो अगर हम उसको मोटिवेशन के तौर पर ताली बजा देते हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो दोबारा उसको बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम मोटिवेशन नहीं देते तो वह उसको दोबारा करने की कोशिश नहीं करता। बाहरी रुकावटें भी इसको प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक माना जा सकता है। और ये इस बात पर हम ध्यान देंगे
कि जो ये पॉइंट्स हैं ये MCQs में सीधे पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पावलोव के प्रयोग की विशेषताएँ। पावलोव के प्रयोग की विशेषताएँ जो है कि क्या हैं? सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, बालक को सामाजिकरण में सहायक है, अनुशासन निर्माण में उपयोगी है, भय और बुरी आदतों के उपचार में उपयोगी है, वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट करता है। और इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसके हम शैक्षिक महत्व को देख लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पावलोव के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो पावलोव ने जो थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी शिक्षा में क्या महत्व रखती है? अच्छी आदतों का निर्माण, अनुशासन विकसित करना, सकारात्मक वातावरण बनाना, भय दूर करने में सहायता, व्यवहार संशोधन में उपयोगी। हम इनकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं केवल सरल अधिगम की व्याख्या करता है, उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं करता, मानव अधिगम के सभी रूपों को नहीं समझता। तो जो आलोचक थे, आलोचनाएं भी हम इनकी कह सकते हैं जो सिद्धांत की पावलोव के ये हैं कि जो पावलोव का सिद्धांत है यह केवल सरल अधिगम की व्याख्या करता है, यानी कि ईजी तरीके से सीखने की, घंटी बजा दी और भोजन आ गया, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से सिखाने की बात करते हैं पावलोव। और जो उच्च मानसिक प्रक्रिया, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं सोच रहा है। सिंपल सी बात है कि जब घंटी बजेगी तो भोजन आ जाएगा, ए बनाएंगे तो ताली बज जाएगी, तो बहुत ज़्यादा माइंड को इसमें बहुत ज़्यादा मानसिक क्रिया करने की ज़रूरत जो है कि नहीं पड़ रही है। अब मानव अधिगम के रूपों को नहीं समझता। मानव अधिगम मतलब कुत्ते का सीखना अलग हो सकता है। जो आलोचक थे उनका कहना है कुत्ते का सीखना जो है अलग हो सकता है, और जो ह्यूमन है उनका सीखना जो है अलग हो सकता है। तो यहाँ पर ये इनकी आलोचनाएँ थी। अब हम देख लेते हैं सिद्धांत के अन्य नाम। जैसे सिद्धांत के जो है अन्य नाम तो हम पढ़ ही चुके हैं, फिर हम एक बार देख लेते हैं। सिद्धांत के अन्य नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी। अब जो है पूरे सिद्धांत को अगर हम एक लाइन में कहना चाहें, एक लाइन में देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, हम देख लेते हैं। आइए, पावलोव, ऐसे हम इसको अपने एग्ज़ाम टाइम में अगर हम इसको रिवाइज़ करें तो रिवाइज़ करने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन है ये। पावलोव का कुत्ता, घंटी, भोजन, लार, शास्त्रीय अनुबंधन। तो ये इससे पूरा जो है इनकी सिद्धांत जो है इनका क्लियर हो जाता है एक ही लाइन में। अब हम देख लेते हैं इनकी थ्योरी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव है। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। भोजन किसका उदाहरण है? भोजन अनकंडीशनड स्टिमुलस UCS का उदाहरण है। घंटी किसका उदाहरण है? घंटी कंडीशन स्टिमुलस का उदाहरण है। और अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल है? अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में समय विलंब, अभ्यास, अभिप्रेरक और बाहरी रुकावटें शामिल है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपको पावलोव का सिद्धांत पूरा समझ में आ जाएगा और कोई भी आपका एग्जाम में पॉइंट जो है मिस नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।